Hello everyone. Today we are covering the topic of lac operon. In the last video we had covered about what the operon means and how we can regulate the transcription. लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हर एक ओपेरॉन के पास उसका स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। एग्जाम्पल हमने दिया था लैक ओपेरॉन या लैक ऑपरेटर का, जहां पे आपका लैक ऑपरेटर लैक ओपेरॉन के अंदर प्रेजेंट था और वो स्पेसिफिकली लैक रिप्रेसर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। आज ये लैक ओपेरॉन और लैक रिप्रेसर की जो इंटरेक्शन है वो हम पढ़ेंगे और साथ में ये पढ़ेंगे किस तरह से लैक ओपेरॉन आपका रेगुलेट होता है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। कमिंग टू द टॉपिक, लैक ओपेरॉन सबसे पहले एलिसिडेट किया था फ्रैंकस जैकोब एंड जैक मोनोड ने। सबसे पहले जो लैक ओपेरॉन है वो इन्होंने यू कैन से डिस्कवर किया था या एक्सप्लेन किया था जैकब एंड मोनोड। एंड सबसे पहले थे, सबसे आगे थे जिन्होंने एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। सो यू कैन से ओपेरॉन इज अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। सो हियर इट्स द डेफिनेशन। तो जहां ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट होती हो उसको हम बोल सकते हैं ओपेरॉन। इन लैक ओपेरॉन, लैक यहाँ पे क्या बताता है? लैक्टोज। लैक्टोज आपकी एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड वो शुगर होती है जो 2 यूनिट से या 2 मोनोमर से या 2 मोनोसेक्राइड से बनी होती है। तो अगर हम लैक्टोज की बात करें तो यहाँ पे ये आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। लैक ओपेरॉन के अंदर क्या होता है? एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। जब आपने यू कैन से की थी ट्रांसक्रिप्शन तो वहां पे आपने पढ़ा था पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड मोनोसिस्ट्रोनिक। ओके, पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड monosystronic. So what was the meaning of that? Poly means many and mono means one. Cistrone क्या था? वो segment of DNA which code for polypeptide. So segment of DNA that codes for polypeptide. Okay. So ये आपका सिस्ट्रोन था। जहां पर एक फॉर एग्जांपल ये आपका एक डीएनए का सेगमेंट है, यहां पर ये आपका प्रोमोटर है, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है, लेट इट बी ए बी सी। तो जहां पर एक प्रोमोटर मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करे। स्ट्रक्चरल जीन काफी हैं बट प्रोमोटर एक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। जबकि मोनोसिस्ट्रोनिक में क्या होगा? एक ही प्रोमोटर, एक ही स्ट्रक्चरल जीन। फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्रोमोटर है, ये इसका स्ट्रक्चरल जीन है, ये अगला प्रोमोटर है, ये इसका स्ट्रक्चरल जीन है। तो इफ आई वर टू नेम इट, सो दिस इज पी ए का प्रोमोटर, ये ए हो गया। दिस इज पी बी, ये बी का प्रोमोटर है एंड ये यहां पर बी जीन हो गया। सो दिस इज द केस ऑफ मोनोसिस्ट्रोनिक, जहां पर एक स्ट्रक्चरल जीन आपका एक ही प्रोमोटर से रेगुलेट होता हो, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रोनिक। एंड जहां पर एक प्रोमोटर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स की you can say regulation करता हो ट्रांसक्रिप्शन की, then it is called as polycistronic. So earlier we had read that polycistronic is present, polycistronic you can say phenomena or you can say this segment is present in prokaryotes. तो polycistronic DNAs या segment of DNAs हमें prokaryotes के अंदर देखने को मिलते हैं and monocystronic आपका eukaryotes के अंदर देखने को मिलते हैं. So this is eukaryotes. Okay, there is little bit spelling mistake, eukaryotes. Then अगर हम बात करें यहां पर, तो हमने पढ़ा कि एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है जो रेगुलेट होता है कॉमन प्रोमोटर से। सो वी सेड कि पोली मींस मैनी, तो मैनी सिस्ट्रॉन्स और मैनी जीन्स आर देयर, मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर देयर एंड दे हैव अ कॉमन प्रोमोटर। सो दे हैव अ कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया। सो हमने यहां पर पढ़ा कि वो प्रोकैरियोट्स के अंदर कॉमन होते हैं एंड इज रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। कुछ और एग्जांपल्स हम लें तो लैक ओपेरॉन हो गया हमारा, देन टीआरपी ओपेरॉन, टीआरपी मींस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, एरा मींस एराबिनोज, ये भी एक काइंड की शुगर है, ट्रिप्टोफैन आपका अमीनो एसिड है। ओके, दिस इज अमीनो एसिड, दिस इज शुगर, एराबिनोज, हिस मींस हिस्टिडिन ओपेरॉन। ओके, हिस्टिडिन इज अगेन अ यू कैन से अमीनो एसिड, देन वैलिन, वेल एपेरॉन और वैलिन, वैलिन इज आल्सो अमीनो एसिड। सो दीज आर ऑल यू कैन से कोडिंग फॉर अ शुगर और एन अमीनो एसिड। सो कमिंग टू द स्पेसिफिक लैक ओपेरॉन, अब लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ते हैं। लैक ओपेरॉन है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, एक रेगुलेटरी जीन है जिसका नाम है आई जीन। यहां पर आई का मतलब है इनहिबिटर। ओके, एक बार हम डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट पे आएंगे। सो सी, दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम, ये मैंने 2 पिक्स एडिशनल डाली हैं। यहां पर अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन की, तो यहां पर आपके 3 रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं। सो देयर आर 3 रेगुलेटरी एलिमेंट्स एंड देयर आर 3 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एज वेल।
स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बोल दो या फिर स्ट्रक्चरल जीन्स बोल दो। ओके, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और स्ट्रक्चरल जीन्स, एंड ये आपकी 3 रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं। एक हो गया आपका प्रोमोटर। प्रोमोटर आपका स्ट्रक्चरल जीन्स के आगे होगा, जैसे आई के आगे आई का प्रोमोटर है, मैं इसको पीआई डोनेट करता हूं। ये कॉमन प्रोमोटर है जेड वाई ए का, मीन्स ये आपका एक पॉलीसिस्ट्रॉन है, क्योंकि जेड वाई ए ये तीनों आपके सेम यू कैन से स्ट्रक्चरल जीन से क्या हो रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं। सो पॉलीसिस्ट्रॉन हम इसको बोलेंगे। आई आपका मोनोसिस्ट्रॉन कह सकते हैं। देन कम्स ऑपरेटर। ऑपरेटर आपका क्या होता है, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो प्रोमोटर और यू कैन से स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। सो ऑपरेटर इज प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रक्चरल जीन हेयर एज वेल एज प्रोमोटर। सो यहां इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। रेगुलेटर क्या होगा, रेगुलेटर वो होगा जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। यहां पर जो रेगुलेटरी जीन है वो हमारा है जीन आई। सो प्रोमोटर जो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाता है, इनिशिएट्स करवाता है, जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। हमने ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर पढ़ा था, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो वही प्रोमोटर सेम है यहाँ पर। ऑपरेटर आपका प्रेजेंट है प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में, एंड रेगुलेटरी जीन है आपका आई जो रेगुलेट करेगा पूरी ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये 3 रेगुलेटरी एलिमेंट्स हमने कवर किए। अब हम बात करते हैं 3 स्ट्रक्चरल जीन्स की। तो एक है जीन जेड, एक है वाई, एक है ए। इनका मतलब क्या है, जो जेड जीन है वो कोड करता है आपका एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ओके, जो वाई जीन है वो कोड करता है एंजाइम परमिएज के लिए, और ए जीन है वो आपका कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। सो दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज ए। नाउ अब इनका फंक्शन क्या होता है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो आपका लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा किस किस में, गैलेक्टोज में एंड ग्लूकोज में। ठीक है, एंड ग्लूकोज आपका प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है, बैक्टीरिया उसको यूज कर लेगा। परमिएज क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ अगार प्लेट या एक पेट्री डिश जैसे आपने देखी होगी, या एक बाउल, कुछ भी आप बोल लो। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा लैक्टोज है, उसके अंदर बहुत सारा लैक्टोज है। दिस ऑल ब्लू डॉट इज अ लैक्टोज मॉलिक्यूल। Then there is a bacteria which I am showing with the red color. This is a bacteria. This is the nucleoid. अब इस बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज बहुत कम है या फिर ग्लूकोज खत्म हो गया है, तो इसको एनर्जी के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, ग्लाइकोलिसिस करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। एंड वो ग्लूकोज ये कहाँ से लेगा, इस लैक्टोज को पहले अंदर लेगा और फिर उसकी ब्रेकडाउन करेगा। तो अंदर लेने के लिए लैक्टोज आपका अंदर आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज। तो जो परमीज एंजाइम है हमारा वो हेल्प करेगा लैक्टोज की परमिएबिलिटी में, लैक्टोज को अंदर लाने के लिए बैक्टीरिया में। ट्रांसएसिटाइलेज, ये जो आपका एंजाइम है इसका फंक्शन प्रोबेबली अननोन है, बट इट इज बीइंग शोन टू हेल्प द परमीज। ये परमीज की ही थोड़ी बहुत हेल्प करता है, परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज में ही हेल्प करता है। नाउ बेसिक थिंग्स हमने कवर की हैं कि किस तरह से जो आपका लैक ओपेरोन है वो ऑर्गेनाइज्ड है। वहां पर रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, प्रोमोटर होगा, ऑपरेटर होगा एंड रेगुलेटर होगा, एंड स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जेड वाई एंड ए। अब हम बात करते हैं फंक्शनिंग की। तो हम टेक्स्ट पे जाने से पहले हम फंक्शनिंग के ऊपर बात करते हैं। सो आई एम रबिंग इट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, सो दैट वी कैन गेट सम यू कैन से स्पेस टू वर्क अपॉन। सो पॉलीसिस्ट्रॉन, दिस इज नॉट यू कैन से इंपॉर्टेंट। सो या अब देखिए होता क्या है, जो ये आई जीन है, जो आई जीन है वो लगातार उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती रहती है। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमें पता है ये क्या है, डीएनए, और लगातार ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वो क्या बनाएगा, एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। लेट इट बी कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, आई मीन्स इनहिबिटरी, इट वॉज इनहिबिटरी। ओके, देन तो इनहिबिटरी जो आई जीन है आपका, वो आपका रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, या इनहिबिटर एमआरएनए आप बोल सकते हो, एंड उससे फिर आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन आपका जाकर कहां जुड़ेगा, ऑपरेटर रीजन में। सो दिस रिप्रेसर प्रोटीन गेट्स बाइंड टू दिस रीजन, ऑपरेटर रीजन। अब ऑपरेटर रीजन में अगर ये बाइंड कर गया तो क्या होगा, यहां पर लेट मी चेंज द कलर, यहां पर जो एंजाइम था हमारा जो प्रोमोटर पे बाइंड करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर
RNA polymerase. Okay, this is your RNA polymerase. तो ये RNA polymerase अगर ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करेगा तो आगे ये नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहां पर पहले ही ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड कर चुका है. सो द एक्टिविटी ऑफ RNA polymerase गेट्स इनहिबिटेड और गेट्स स्टॉप्ड. तो इस तरह से RNA polymerase आपका आगे नहीं जा पाएगा और Z, Y और A इन तीनों जीन से mRNA नहीं बन पाएगा, और mRNA नहीं बना तो इनके एंजाइम्स या प्रोटीन नहीं बन पाएंगे. सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय द इनहिबिटरी जीन और आई जीन. यहां पर ये इसको स्टॉप कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन. ओके, नेगेटिव रेगुलेशन. नाउ इसको हम समराइज करते हैं. फर्स्ट पार्ट को, नीचे वाला बाद में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो देखिए, ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला देखिए, ये आपका लैक आई है और आई जीन. ओके, लेट मी चेंज टू रेड कलर. सो दिस इज आई जीन, दिस इज प्रोमोटर ऑफ आई जीन. तो यहां पर आई जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, रिप्रेसर mRNA बनेगा, रिप्रेसर mRNA के बाद रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा. नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन गेट्स अटैच्ड टू द ऑपरेटर रीजन. सो दिस इज योर ऑपरेटर रीजन एंड ये यहां पर जाके अटैच कर जाएगा. सो जब आपका RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होगा Z की, Y की, A की, तो वो आपका P से प्रमोटर से शुरू करेगा, और जैसे प्रमोटर से शुरू करेगा वो आपका आगे नहीं जा पाएगा, बिकॉज दिस रिप्रेसर प्रोटीन हैज इनहिबिटेड द, यू कैन से, RNA पॉलीमरेज. ओके, तो इस वजह से यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होगी, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी. सो दिस इज द नेगेटिव रेगुलेशन और नेगेटिव कंट्रोल बाय द इनहिबिटरी जीन. अब हम बात करते हैं आगे. यहां पर हमने कहा था कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है. दिस वॉज अवर प्लेट, अगार प्लेट हमने बोला था इसको. ये सारा मीडियम में लैक्टोज था. ओके, बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज है नहीं, एंड उसको हर हाल में, ये बैक्टीरिया है हमारा, उसको हर हाल में ग्लूकोज चाहिए अगर उसको सरवाइव करना है. तो व्हाट विल ही डू, ये जो आपका लैक्टोज है ये अंदर आएगा, इसकी यू कैन से मूवमेंट होगी अंदर की तरफ, एंड किसकी हेल्प से होगी, कौन हेल्प करेगा परमेबिलिटी ऑफ लैक्टोज में, परमिएज. अब आप कहोगे कि सर ये तो अभी बना ही नहीं था तो ये कहां से आ गया. सो अ लो लेवल ऑफ, यू कैन से, एंजाइम्स, एंजाइम्स का बहुत कम लेवल हमेशा प्रेजेंट होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में. ठीक है, तो वो जो लो लेवल है, थोड़ा सा जो एंजाइम है वो आपका थोड़ा सा लैक्टोज अंदर लाएगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परमेज. नाउ अब जैसे ही ये लैक्टोज अंदर आया, ठीक है, दिस इज द लैक्टोज. ओके, ये जो आपका येलो मॉलिक्यूल है ये आपका लैक्टोज है. तो जैसे ये लैक्टोज आया, सबसे पहले ये चेंज होगा एलोलैक्टोज में, एलो लैक्टोज में, ALLOLACTOS, एलोलैक्टोज. अब ये एलोलैक्टोज में जब चेंज हुआ तो तब ये उसके बाद बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ. ठीक है, जो रिप्रेसर प्रोटीन लगातार mRNA के थ्रू बन रहा था यहां पर. तो अब ये जो एलोलैक्टोज है ये यहां पर इसके साथ बाइंड कर गया. अब अगर ये बाइंड कर गया तो ये जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन है ये यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट है, इस एंजाइम की जो साइट है, बाइंडिंग साइट है, वो पहले ही ऑक्यूपाई हो चुकी है. तो अब अगर ये यहां पर बाइंड नहीं करेगा तो अब ये ऊपर पूरा का पूरा क्लियर है. ठीक है, तो यहां से आपका जो RNA पॉलीमरेज है ये आपका इनहिबिट नहीं होगा, और इनहिबिट नहीं होगा तो ये आपका इनकी ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, और इनकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा तो यहां पर आपका यू कैन से एंजाइम्स बनेंगे. तो पहले जो Z जीन है उससे आपका Z mRNA बनेगा, Y से Y mRNA, A से A mRNA. उसके बाद आपके प्रोटीन्स बनेंगे, Z बीटा ग्लैक्टोसाइडेज Z से, Y से परमिएज, एंड देन दिस ट्रांसएसिटाइलेज. सो ये तीनों प्रोटीन्स या एंजाइम्स आपके बने हैं कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चरल जीन से, ZYA से. हमने लैक्टोज को, अब क्योंकि देखो यहां पर आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पहले नहीं हो रही थी, so this transcription was not taking place here, but this is taking place
इन द सेकेंड पार्ट। क्यों? क्योंकि हमने इसको इंड्यूस किया है, हमने इसको शुरू किया है, हमने ट्रांसक्रिप्शन को कहा कि आप चलो, ठीक है। और हमने मीन्स किसने? लैक्टोज ने। सो देयर फोर लैक्टोज इंड्यूस्ड द ट्रांसक्रिप्शन, सो वी कैन कॉल लैक्टोज दैट इट इज एन इंड्यूसर। ओके, हम इसको इंड्यूसर बोल सकते हैं क्योंकि इसने ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस किया है, शुरू करवाया है रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर बाइंड करके, एंड उसको अलाउ नहीं किया कि वो वहां पे ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर सके। सो दिस इज द समरी कि किस तरह से आपका जो यू कैन से प्रोमोटर और यू कैन से ऑपरेटर रीजन हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में, एंड साथ में जो लैक्टोज है वो पॉजिटिव रेगुलेशन करता है, एंड आपका जो आई जीन है, इनहिबिटरी जीन, वो आपका नेगेटिव रेगुलेशन करता है या नेगेटिव कंट्रोल करता है। So let's read this. Repressor binds to the operator region and prevents RNA polymerase from transcribing to the operon. तो रिप्रेसर ऊपर बाइंड करता था और RNA polymerase को प्रिवेंट करता था कि वो ऑपरेन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन न करे जब इंड्यूसर या लैक्टोज हमारा यू कैन से एब्सेंट था। ओके, और जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो उस टाइम पे यहां पर बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ रिप्रेसर प्रोटीन के साथ पहले ही लैक्टोज बाइंड कर चुका था या एलोलैक्टोज बाइंड कर चुका था, एंड उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हुई तो यहां पर आपके एंजाइम्स बने। उसके बाद फिर वही जब हमने कहा था कि इस एंजाइम का काम क्या है, तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो आपका क्या करेगा? लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। किस में? गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। ठीक है, लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा, और बैक्टीरिया के पास जो एनर्जी के लिए ग्लूकोज नहीं था वो ग्लूकोज अब आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वो अवेलेबल हो जाएगा। अब जब सफिशिएंट ग्लूकोज, अब ये जो लैक ऑपरेन है कुछ टाइम तक फंक्शन करेगा, एंड जब सफिशिएंट ग्लूकोज आपका यू कैन से एक्यूमुलेट हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके बाद ये दोबारा आपका लैक्टोज लेना बंद कर देगा। सो लैक्टोज की जो परमिएबिलिटी है वो दोबारा से रुक जाएगी, सो दैट यू कैन से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो सके। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द लैक ऑपेरॉन। नाउ कमिंग टू द एनसीईआरटी। अच्छा, उससे पहले एनसीईआरटी से पहले हम सेकंड पार्ट की समरी देख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था कि यहां पर आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ आपका लैक्टोज बाइंड कर चुका है या इंड्यूसर बाइंड कर चुका है। इसकी देखो ये बाइंडिंग साइड थी ट्रायंगल वाली, इसके अंदर पहले ही लैक्टोज यहाँ पे फिट हो चुका है, और जब फिट हो गया तो ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर इस रीजन में बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से शुरू होकर इन तीनों की जेड वाई एंड ए की ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। ठीक है, एंड वहां से फिर आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनेगा। अलग अलग नहीं बनेंगे कि जेड का एमआरएनए अलग, वाई का अलग, ए के अलग, एक ही एमआरएनए बनेगा, बट उसके अलग अलग सेगमेंट्स पे आपके अलग अलग एंजाइम बनेंगे। कैसे? आपको याद है थायोलैक्टोसाइड ट्रांससिस्टाइलेज, आपको याद होगा ट्रांसलेशन के अंदर हमने पढ़ा था कुछ स्टॉप कोडोन्स, तो जैसे ही स्टॉप कोडोन्स आएंगे तो ये आपका जो चेन है एंजाइम की या प्रोटीन की वो टूट के अलग हो जाएगी। तो उसी तरह आपके कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं वो भी यहां पर होंगे। ओके, यूटीआर जिसको हम बोलते हो, तो एयूजी आपका स्टार्ट कोडोन वहां से शुरू होगा, एंड जो भी आपके स्टॉप कोडोन होंगे यूए या फिर यूजीए या यूएजी वट एवर, सो स्टॉप कोडोन्स के ऊपर वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, एंड इस तरह से अलग अलग एंजाइम आपके बनेंगे, सो दैट द फंक्शनिंग ऑफ लैकोप्रोन कैन टेक प्लेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज कैन बी एंश्योर्ड। सो नाउ कमिंग टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। हम सेकंड पैराग्राफ पे थे, पेज नंबर 116। द लैकोप्रोन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, एक रेगुलेटरी जीन था हमारे पास, आई जीन, आई का मतलब इनहिबिटर था रादर देन इंड्यूसर, क्योंकि इंड्यूसर तो हमारा लैक्टोज था, और तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जेड वाई ए। जो आई जीन है वो कोड करेगा रिप्रेसर के लिए या रिप्रेसर प्रोटीन के लिए, जेड जीन है वो कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? जो लैक्टोज है हमारा डाइसैकराइड है वो उसकी हाइड्रोलिसिस करेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। वाई जीन है वो कोड करेगा परमिएज के लिए, परमिएज क्या करेगा? वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइड्स या फिर लैक्टोज की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और जो ए जीन है वो आपका यू कैन से ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करेगा। तो तीनों ही जो जीन प्रोडक्ट हैं वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं। दूसरे ओपेरॉन्स के अंदर जो है वो जीन्स आपके ओपेरॉन के अंदर एक साथ ही चाहिए हैं। यहां पर अगर हमने बात किया तो हमने कहा कि तीनों ही जीन्स, ऑल द थ्री जीन्स आर नेसेसरी। ठीक है, ऑल द थ्री जीन्स आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज।
तो उसी तरह दूसरे आपके जो ऑपरेंस हैं उनके अंदर भी बाकी सभी जीन्स अगर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एराबिनोज की या ट्रिप्टोफैन की या हिस्टिडाइन वैलिन ओपेरॉन की, तो वहां पर भी सभी स्ट्रक्चरल जीन्स एक साथ चाहिए होते हैं ताकि वहां का जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो कवर हो पाए। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, लैक्टोज जो है आपका सबस्ट्रेट है बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम के लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, एंड उसकी वजह से जो आपका ओपेरॉन है वो ऑन या ऑफ होता है। सो देखिए यहां पर अगर इंड्यूसर नहीं था, मींस लैक्टोज वाज एब्सेंट, लैक्टोज वाज नॉट देयर, तो आपका जो ओपेरॉन था वो आपका ऑफ था। ठीक है, लैक्टोज नहीं था तो ओपेरॉन ऑफ था, बट जैसे इंड्यूसर आया या लैक्टोज आया तो ओपेरॉन आपका ऑन हो गया, तो ये स्विच ऑन है। तो वी कैन से दैट जो ओपेरॉन है आपका, इसकी फंक्शनिंग इज प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो अगर लैक्टोज होगा तो ओपेरॉन काम करेगा, और अगर लैक्टोज नहीं होगा तो ओपेरॉन काम नहीं करेगा। उसी तरह हम एक और बात देख सकते हैं कि जो ओपेरॉन की फंक्शनिंग है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज होगा तो ओपेरॉन काम नहीं करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि पहले उसके पास एनर्जी सोर्स है, उसको लैक्टोज लेने की क्या जरूरत पड़ी। बट अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो ये आपका काम करेगा, बिकॉज उसके पास एनर्जी सोर्स नहीं है, तो उसको अब सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो लैक्टोज लेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हम यहां से डिड्यूस कर सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, कि जो लैक्टोज है वो रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, इसलिए उसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। अगर एक प्रेफर्ड कार्बन सोर्स जैसे ग्लूकोज है अगर वो एब्सेंट है, ओके, प्रेफर्ड कार्बन सोर्स आपका एब्सेंट है, तो लैक्टोज आपका अगर ग्रोथ मीडियम में प्रोवाइड कर दिया जाए बैक्टीरिया को, तो जो लैक्टोज है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल्स में थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज। और परमेज कहां से आएगा? रिमेंबर, अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टोज। एक्सप्रेशन का मतलब एंजाइम्स, अ वेरी लो लेवल ऑफ प्रोटीन्स या एंजाइम्स। ठीक है, क्योंकि डीएनए एक्सप्रेस होके आपके प्रोटीन ही बनते हैं या एंजाइम ही बनता है। So a very low level of expression of lactoferrin has to be present in the cell all the time. Otherwise lactose cannot enter the cells. ठीक है, अगर लैक्टोज की परमेबिलिटी ही नहीं होगी तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत जो परमेज है वो हमेशा प्रेजेंट होना जरूरी है बैक्टीरियल सेल के अंदर। द लैक्टोज then induces the operon in the following manner. फिर किस तरह से इंड्यूस करता है, अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन, रिप्रेसर आपका कॉन्टिन्यूसली हर टाइम सिंथेसाइज होता रहता है आई जीन से। वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड करता है और बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता। उसके बाद अगर इंड्यूसर आया जिसको हमने बोला लैक्टोज या एलोलैक्टोज, तो रिप्रेसर आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि आपका ये जो है वो बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर से। ठीक है, देन दिस अलाउज, और अगर रिप्रेसर के साथ लैक्टोज बाइंड कर गया तो अब वो ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर सकता और आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस मिल गया प्रमोटर के ऊपर और ट्रांसक्रिप्शन आपकी प्रोसीड करती है। एसेंशियली जो रेगुलेशन है लैकोपेरॉन का वो आपका विजुलाइज हो सकता है कैसे? रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। कहने का मतलब कि जो लैक्टोज है उसकी वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बन रहा है और बन भी रहा है। ओके, विजुअलाइज नहीं, ये रियल में हो रहा है कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट था तो ही बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना और अगर लैक्टोज नहीं था तो ये एंजाइम नहीं बन रहा था क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर चुका होता ऑपरेटर पे। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय द सबस्ट्रेट। जो एंजाइम का सबस्ट्रेट है, क्योंकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, ओके, इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो ये जो सबस्ट्रेट है ये अपने एंजाइम की सिंथेसिस करवा रहा है। सो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन। रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैकोपेरॉन। ये इंड्यूसर नहीं एक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर ग्लूकोज होगा तो लैक्टोज वो अंदर आएगा ही नहीं, पहले ही उसके पास यू कैन से बैक्टीरिया के पास पहले ग्लूकोज होगा, तो लैक्टोज को क्यों यू कैन से क्यों ब्रेक डाउन करेगा जब उसके पास ऑलरेडी ग्लूकोज है। एंड प्रोडक्ट उसको ग्लूकोज चाहिए क्योंकि वो उसके सर्वाइवल के लिए एनर्जी यू कैन से प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। नाउ कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक ओपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो जो हमने ऊपर बात की थी यहां पर कि लैक ओपेरॉन कितनी देर तक यू कैन से वर्क करेगा, तो जब तक बैक्टीरिया के पास सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज यू कैन से एक्यूमुलेट नहीं हो जाता
तब तक वो काम करेगा, और जब आपका सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर उसके एनर्जी नीड्स के लिए, तो उसके बाद ये लैक्टोज या लैक ओपेरोन आपका काम करना बंद कर देगा, लैक्टोज अंदर और नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। कमिंग टू द लास्ट लाइन, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरोन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि अगर रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है तो ओपेरोन ऑफ है। ओके, एंड अगर यू कैन से इंड्यूसर आ रहा है तो ओपेरोन ऑन है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर रिप्रेसर बनेगा तो ओपेरोन ऑफ है, तो ये है नेगेटिव रेगुलेशन। अगर इंड्यूसर आएगा तो ओपेरोन ऑन है, या पॉजिटिव रेगुलेशन बोल सकते हो। बट यहां पर एक चीज और कही गई है कि लैक ओपेरोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। तो मैं आपको एक ग्लिम्प्स देता हूं, आई होप यू विल एंजॉय इट। कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये एक मॉलिक्यूल होता है जो आपका इस पॉजिटिव रेगुलेशन को करता है। इफ यू आर वाना you can say know how this takes place or how this works, so just give me 4 minutes. So coming to the positive regulation, क्या होगा, देखिए जब आपका पहले ग्लूकोज था बैक्टीरिया के पास तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें क्या मिला, एटीपी मिला ग्लाइकोलिसिस से। और अगर एटीपी मिला तो एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें क्या मिला, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट आपके यूज हो चुके हैं, 2 जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड हैं वो आपके टूट चुके हैं और एएमपी हमारा मिल गया है। तो कहने का मतलब जब एटीपी लेवल डिक्रीज हो जाते हैं ग्लूकोज की डिप्लीशन की वजह से, तो कुछ रिमेनिंग एटीपी जो है वो सीएएमपी या साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज। तो ये एंजाइम हमें हेल्प करता है। देन जो इंक्रीज्ड सीएएमपी लेवल है वो आपका ग्लूकोज डिप्लीशन को बताते हैं कि ग्लूकोज खत्म हो चुका है, अब कुछ करिए ताकि हमारा जो सर्वाइवल है वो बना रहे। नाउ होगा क्या कि ये जो कैटाबोलाइट यू कैन से एक्टिवेटर प्रोटीन है, सीएपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये क्या करेगा, ये उस सीएएमपी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, उस सीएएमपी के साथ जुड़ जाएगा एंड आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, आरएनए पॉलीमरेज को स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट्स द आरएनए पॉलीमरेज। दोबारा बता रहा हूं कि जो साइक्लिक एएमपी है, जब ग्लूकोज बहुत थोड़ा बच जाता है तो उसमें से कुछ जो है वो आपका साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम के थ्रू, एंड ये आपका सिग्नल करेगा कि ग्लूकोज आपका डिप्लीट हो चुका है। फिर ये जो साइक्लिक एएमपी है ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के ऊपर जुड़कर प्रोमोटर रीजन के ऊपर जुड़ जाएगा एंड आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। तो ये देखिए रिप्रेसर प्रोटीन आपका आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रहा था, तो हमने उसको बोला था नेगेटिव रेगुलेशन। साइक्लिक एएमपी और सीएपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन ये आपके आरएनए पॉलीमरेज को स्टिमुलेट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, रिप्रेसर प्रोटीन इसको इनहिबिट कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज को, तो हमने बोला था नेगेटिव रेगुलेशन। सीएमपी प्लस सीएपी इसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। तो अगर सीएमपी की प्रेजेंस है तो सीएपी बाइंड करता है यहां पर ऑपरेटर के ऊपर, यू कैन से आपका आगे तक ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इफेक्टिवली, सो एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन आप बोल सकते हो, एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन होती है। बट अगर रिप्रेसर बाइंड कर चुका है तो भी ये सीएमपी और सीएपी भी कुछ नहीं कर पाएगा, आगे हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं बढ़ पाएगी। इसका मतलब अगर हमें लैक ओपेरोन ऑन करना है या उसकी फंक्शनिंग करवानी है या ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, तो हर हाल में हमारा यू कैन से रिप्रेसर है वो कंप्लीटली एब्सेंट होना चाहिए। ओके, कंप्लीटली एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, सो समराइजिंग दिस, अगर साइक्लिक एएमपी बना, कम ग्लूकोज बचा, उससे साइक्लिक एएमपी बना, उसने सिग्नल किया ग्लूकोज खत्म हो रहा है, साइक्लोन एएमपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ जुड़ा, प्रोमोटर के ऊपर जुड़ा और आरएनए पॉलीमरेज को स्टिमुलेट किया, दिस इज पॉजिटिव रेगुलेशन। समराइज किया है पूरे के पूरे टॉपिक को एक टेबल में। ग्लूकोज प्रेजेंट है, ओके, सीएपी नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है और रिप्रेसर है। तो रिप्रेसर अगर होगा तो ग्लूकोज भी है, ओके, ग्लूकोज है और रिप्रेसर भी है, तो दोनों ही है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्यों होगा, ग्लूकोज भी है उसके पास, उसको लैक्टोज नहीं चाहिए अब, और रिप्रेसर भी है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बात करते हैं ग्लूकोज है और लैक्टोज भी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज थोड़ा सा बचा है, गैलेक्टोज ज्यादा है मीडियम में, तो थोड़ा बहुत ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है अगर रिप्रेसर नहीं है तो, नहीं है तो ही होगा, अगर रिप्रेसर होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ग्लूकोज भी नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है,
तो ना तो ऑफ ही रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली इट विल बी नो, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूकोज नहीं है, लास्ट जो हमारा केस था ग्लूकोज नहीं है, सी ए पी भी है, लैक्टोज भी है, तो लैक्टोज बाइंड करेगा तो रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो कंप्लीटली एब्सेंट है यहाँ पे रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन के ऊपर। एंड अगर सी ए पी बाइंड कर रहा है, लैक्टोज बाइंड कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव रेगुलेट करते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस, सो द आंसर इज yes, transcription will be there. So this was the topic. I hope you enjoyed the topic. I hope you got the concept. So this is all about it. मुश्किल नहीं है, प्लीज रिवाइज कीजिए इसको एंड प्लीज सी द एनसीईआरटी लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड यहां से आता है। सो दैट्स all for it today. Signing off. Bye bye. Take care and thank you.